गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अभी जो आपका पर्यावरण का टेस्ट हुआ है तो इसमें आपके जो जो प्रश्न गलत थे, ओके, उन प्रश्नों को जो है हम एक बार रिपीट करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत है। ठीक है, तो देखिए समझिए उत्तर दिशा क्या होती है, पहले इसे समझ लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर मैं इसे समझाऊं तो देखिए ये जो ऊपर की ओर है, ठीक है, अगर चित्र में देखेंगे हम तो जो ऊपर की ओर है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे उत्तर दिशा। क्या बोलेंगे, ये है आपका उत्तर। और जो नीचे की ओर होगा इसे बोलेंगे दक्षिण दिशा। क्या बोलेंगे, दक्षिण दिशा। ठीक, और ये है आपका पूर्व दिशा। कौन सा है ये है आपका पूर्व दिशा, और ये होगा आपका पश्चिम दिशा। ठीक, तो आपको समझ में आया। नक्शे में ऊपर की साइड को क्या बोलेंगे हम, उत्तर दिशा। नीचे की साइड को बोलेंगे दक्षिण दिशा। आपके दाहिना साइड को बोलेंगे पूर्व दिशा, और आपका बायां साइड को बोलेंगे पश्चिम दिशा। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए क्या बोला गया है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत है। तो उत्तर यानी कि इस साइड, उत्तर यानी कि ये आपका इस साइड पे है ना, ये ऊपर साइड में। तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो हरा हरा रंग दिख रहा है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ये फैला हुआ दिख रहा है, ऐसे करके ये क्या है, ये है हिमालय पर्वत। क्या है, हिमालय पर्वत। यानी कि भारत के उत्तर में देखिए पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना बड़ा ये क्या है, ये है हिमालय पर्वत। ठीक है, तो भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है, तो याद रखना भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। कौन सा है, हिमालय पर्वत। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो आपको मैं फिर बता रहा हूँ, नक्शे में उत्तर दिशा कौन सी होती है, उत्तर होती है ऊपर की ओर, दक्षिण होती है नीचे की ओर। ठीक है, ये है आपका दक्षिण दिशा। पूर्व होती है आपके दाहिना साइड में, यानी कि ये है आपका पूर्व दिशा, और पश्चिम होती है आपके बायां हाथ के साइड में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस नक्शे में ये जो नीचे दिख रहा है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ठीक है, ये जो हरा हरा दिख रहा है ये क्या है, ये जो है आपका पानी है, यानी कि समुद्र है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास ये जो भारत का ये कौन सा दिशा होगा, इस साइड में, इस साइड में होगा भारत का पूर्व दिशा। तो यहाँ पास कौन सा है, बे या बंगाल लिखाया है, जिसका हिंदी मतलब होता है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो भारत की जो पूर्व दिशा है उसमें क्या है, बंगाल की खाड़ी है इस साइड में। ठीक है, इस साइड में लिखाया है अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। ये कौन सा दिशा है, ये है आपका पश्चिम दिशा। तो ये पश्चिम दिशा पे क्या है, यहाँ है अरब सागर। कौन सा है, अरब सागर। और ये है आपका दक्षिण दिशा, यहाँ लिखाया है इंडियन ओशियन। ठीक है, यानी कि हिंद महासागर। ठीक, तो ये क्या है, आपका दक्षिण दिशा है ये। तो दक्षिण में क्या है आपका हिंद महासागर। ठीक है, आपका पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और आपका पश्चिम में क्या है, अरेबियन सागर, यानी कि अरब सागर। तो याद रखना भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा है, ये आपका दक्षिण है, ये वाला भाग जो है। ठीक है, तो यहाँ है आपका हिंद महासागर। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा हिंद महासागर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर। अब देखिए भारत के पूर्व में कौन सा महासागर है, तो बताया था मैं आपको, उत्तर कौन सा होगा, उत्तर होगा ऊपर की ओर, दक्षिण होगा नीचे की ओर, पूर्व होगा आपके दाहिना हाथ के साइड में। ठीक है, और पश्चिम होगा आपके बायां हाथ के साइड में। तो देखिए पूर्व में कौन सा होगा, तो ये है आपका पूर्व दिशा, और यहाँ पास क्या है, यहाँ पास है बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो हमारा राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। तो भारत के पूर्व में कौन सा महासागर है, तो है बंगाल की खाड़ी। ठीक, अब यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है, तो आपको फिर बता रहा हूँ, नक्शे में ये ऊपर की ओर क्या होगा, ये ऊपर की ओर होगा आपका उत्तर, नीचे की ओर होगा आपका दक्षिण, आपके दाहिना साइड में क्या होगा, पूर्व, और आपके बायां साइड में होगा पश्चिम दिशा। ठीक है, तो उत्तर दिशा में क्या होगा, ये आपका उत्तर दिशा होगा, ये आपका दक्षिण होगा। तो छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है, ये होगा सबसे दक्षिण। तो देखिए सबसे दक्षिण में कौन सा है, ये जो आपको हरा रंग का दिख रहा है ना, ये है आपका सुकमा जिला। कौन सा जिला है, सुकमा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में कौन सा जिला होगा, तो यहाँ होगा सुकमा। ठीक है, वैसे अगर उत्तर में पूछा जाएगा तो देखिए सबसे उत्तर में कौन सा है, ये वाला चोटी है, ये सबसे उत्तर होगा, है ना। तो सबसे उत्तर में कौन सा है, ये जो आपको भूरे रंग का दिख रहा है, ये है आपका बलरामपुर जिला। कौन सा जिला है, बलरामपुर। तो याद रखना सबसे उत्तर में होगा बलरामपुर जिला। उसी प्रकार से ये वाला हिस्सा यहाँ पर देखिए सबसे आखिरी में ये
ये क्या होगा, ये होगा हमारा पूर्वी हिस्सा। तो छत्तीसगढ़ के सबसे पूर्व में कौन सा जिला होगा, ये जो हरा रंग में है ये है आपका जसपुर जिला। कौन सा जिला है, जसपुर जिला। ठीक, इसी प्रकार से आपका सबसे पश्चिम छोर कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, सबसे आखिरी क्या होगा पश्चिम में ये। और ये कौन सा जिला है, ये लाल रंग में दिख रहा है, ये है आपका बीजापुर जिला। कौन सा है, बीजापुर। तो याद रखना सबसे दक्षिण में क्या है, सबसे दक्षिण में है सुकमा। क्या है, सुकमा। दक्षिण में क्या है, सुकमा। उत्तर में क्या है, तो उत्तर में है आपका बलरामपुर। बल, जिसके पास बल हो क्या होगा, ऊपर होगा। तो याद रखना बल से क्या होगा, ऊपर, यानी कि उत्तर में। ठीक है, दक्षिण में सुकमा और आपके पूर्व में होगा जसपुर और आपका पश्चिम में होगा बीजापुर। ठीक, यहाँ देखिए फिर प्रश्न आ गया, छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, तो यहाँ आएगा आपका बलरामपुर। ठीक, अब यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है, तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है, तो याद रखना 33 जिला। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो याद रखना छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितने हैं, 33 जिला। ठीक है, छत्तीसगढ़ बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अभी छत्तीसगढ़ में से 33 जिला जो है बन चुके हैं, 3 जिले बनने और बाकी फिर 36 हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना अभी कितने हैं, अभी वर्तमान में है 33 जिले। ठीक, यहाँ देखिए मच्छर के कितने पंख होते हैं। ठीक है, तो याद रखना जितने भी पक्षी होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रकार के पक्षी या कीट पतंगे होते हैं सबके 2 ही पंख होते हैं। कितने पंख होते हैं, 2 पंख। ठीक है, और इसी में एक प्रश्न और याद रखना, मच्छर के कितने टांग होते हैं पूछा जाएगा। तो याद रखना मच्छर के 6 टांग होते हैं। ये टांग वाला जो प्रश्न है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न जो है कई सालों से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना मच्छर के पंख कितने होंगे, मच्छर के पंख होंगे 2, लेकिन मच्छर के टांग कितने होंगे, टांग मतलब कि पैर, तो मच्छर के पैर होंगे 6 पैर। ओके, अब यहाँ देखिए आरंग किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो आरंग जो है ना, आरंग एक शहर का नाम है। ठीक है, आरंग शहर को जो है मंदिरों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंदिरों की नगरी, क्योंकि आरंग में बहुत सारे मंदिर हैं। और ये जो आरंग है ये जो है ना आपके महानदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा है, महानदी के किनारे बसा है आरंग। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कौन सा शहर महानदी के तट पर नहीं है, इसको भी ध्यान रखना। आपका राजिम जो है, जिसे छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, राजिम को जो है छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। ये भी महानदी के तट पर बसा हुआ है। आपका सिरपुर भी बहुत प्रसिद्ध स्थान है, ये भी आपके महानदी के तट पर बसा हुआ है। और सिवरी नारायण जो कि आपके जांजगीर चांपा जिले में है, ये भी महानदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो बच गया क्या, रायपुर। ये रायपुर जो है ये शहर महानदी के तट पर नहीं बसा है। रायपुर शहर जो है आपके खारून नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये चित्र में ये जो आपको गुलाबी रंग का दिख रहा है ना, ये वाला चित्र, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो दिख रहा है गुलाबी रंग का, ये है आपका महानदी। ठीक है, यहाँ से क्या है, ये आपका महानदी है। तो देखिए यहाँ पास है सिहावा पर्वत, यहाँ से जो है महानदी का उद्गम हुआ है सिहावा पर्वत से, जो कि धमतरी जिला में है। और यहाँ से बहते हुए इस प्रकार से महानदी जो है ऐसे आया है। ठीक, ऐसे बहते बहते आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पास जो लाल रंग दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ पास है राजिम। क्या है, राजिम शहर यहीं पास बसा हुआ है, जो कि आपके गरियाबंद जिले में पड़ता है। ठीक है, समझ में। जो सिहावा पर्वत है यहाँ पास, यहाँ से निकला है और ऐसे बहते हुए आया है, यहाँ पास पड़ता है राजिम। राजिम से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पास ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, यहाँ पास पड़ता है आपका सिरपुर। क्या पड़ता है, यहाँ पास पड़ता है सिरपुर। ठीक है, अब ये सिरपुर से जब इधर आगे जाते हैं, हम लोग इधर आगे जाएंगे, तो यहाँ पास ये जहाँ पास शिवनाथ नदी मिल रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला लाल रंग में जो कर रहा हूँ मैं, यहाँ है आपका सिवरी नारायण। क्या है, सिवरी नारायण। तो आपको दिख रहा है महानदी कहाँ से निकला है, ये निकला यहाँ से सिहावा पर्वत से, और यहाँ से बहते हुए यहाँ पड़ता है राजिम, यहाँ पड़ता है आपका, क्या पड़ता है, यहाँ पड़ता है आपका सिरपुर, और यहीं आस पास में है आपका आरंग, ये यहाँ पास पड़ता है आपका आरंग। ठीक है, तो एरिया क्या है, ये वाला एरिया आरंग का, फिर पड़ता है सिरपुर, फिर यहाँ पड़ता है सिवरी नारायण। ठीक है, लेकिन जो आपका रायपुर शहर है, और रायपुर शहर कहाँ है, यहाँ पास है रायपुर शहर। ठीक है, जो डिब्बा बना रहा हूँ यहाँ पास आपका रायपुर शहर, और ये जो हरा रंग में दिखाया गया है ये आपका खारून नदी। कहाँ है, ये है आपका खारून नदी, जो कि रायपुर के किनारे में है। ठीक है,
तो याद रखना रायपुर जो है आपका खारून नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ध्यान रखना, राजिम जो है आपका कहाँ पड़ता है, महानदी के तट पर पड़ता है। सिरपुर भी महानदी के किनारे पड़ता है। आपका आरंग भी महानदी के किनारे पड़ता है। और श्रीनारायण, ये 4 मुख्य शहर है जो कि आपके महानदी के तट पर है, ठीक है। रायपुर जो है खारून नदी के तट पर बसा हुआ है। ओके, अब यहाँ देखिए, बस्तर में चापड़ा को उबाल कर खालिस्तान आदि से पीड़ित मरीज को पिलाते हैं। चापड़ा मतलब जानते हो, चापड़ा मतलब कि जो लाल रंग का चींटी होता है ना, जिसे कुछ कुछ एरिया में जो है चाटा कहते हैं, चाटा या फिर मट्टा कहते हैं, ठीक है। जो लाल रंग का होता है चींटी, तो जो लाल रंग का चींटी होता है उसे जो है चापड़ा कहते हैं। और जो बस्तर एरिया है, जो बस्तर क्षेत्र है, वहाँ जब बुखार आता है लोगों को, क्या आता है, बुखार आता है या दमा होती है, दमा यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको बोलते हैं दमा। तो जब बुखार आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस चापड़ा जो चींटी होता है उसे उबाल देते हैं और उसके पानी को जो है मरीज को पिलाते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, बुखार और दमा की बीमारी होने पर बस्तर के लोग क्या करते हैं, चापड़ा को उबाल करके उसका पानी मरीज को पिलाते हैं। ओके, अब देखिए घर्षण किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो देखिए घर्षण किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि घर्षण क्या होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास मान के चलिए, ये क्या है, एक वस्तु है, ठीक है। ये जो है एक वस्तु है, ठीक। और ये नीचे जो है, ये जो है जमीन है, क्या है, जमीन है, ठीक है। तो जब वस्तु को जो है, इस वस्तु को जब हम धक्का देंगे, क्या करेंगे, इस वस्तु को जब हम धक्का देंगे, ठीक है, तो जो वस्तु है और ये जो जमीन है, ये वस्तु है और ये जमीन है, इसके बीच में एक बल जो है लगता है। इस बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या बोला गया है, घर्षण किन किन बातों पर निर्भर करता है। घर्षण बल जो है वस्तु की सतह पर निर्भर करती है। अगर वस्तु की सतह चिकनी होगी तो वहाँ पर घर्षण बल कम होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे गोला गोला बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घर्षण बल जो यहाँ पर कम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर वस्तु की सतह जो है खुरदुरी है, क्या है, वस्तु की सतह जो है खुरदुरी है, तो वहाँ पर जो है घर्षण बल ज़्यादा होगा, ठीक है, और हमें चलने में आसानी होगी। तो याद रखना, घर्षण बल किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो घर्षण बल जो है वस्तु की सतह पर और ऊंचाई पर निर्भर करती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं घर्षण बल। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या कर रहे थे, खींच रहा है, ठीक है। तो जो वस्तु को खींच रहा है और ये जो जमीन है, इसके मध्य क्या लगेगा, इसके मध्य जो है घर्षण बल लगेगा, ठीक है। इस कारण उसको खींचने में वस्तु को क्या है, हमें ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ का बायोस्फीयर रिजर्व निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो याद रखना, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है पूरे छत्तीसगढ़ में एक है, वो है अचानक मार्ग। क्या है, अचानक मार्ग जो है छत्तीसगढ़ में एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो इसे याद रखना, अचानक मार्ग क्या है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक। अब यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व नहीं है। टाइगर रिजर्व का मतलब क्या होता है, टाइगर रिजर्व का मतलब होता है जहाँ शेरों का जो है संरक्षण किया जाता है, यानी कि शेरों को जो है जहाँ पाला जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, टाइगर रिजर्व कहते हैं। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व कौन सा नहीं है। तो देखिए, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये क्या है, ये छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व है, ठीक है। दूसरा है उदंती सीता नदी, ये भी क्या है, छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व है। तो छत्तीसगढ़ में मतलब छत्तीसगढ़ में कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं। पहला इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, दूसरा है उदंती और सीता नदी टाइगर रिजर्व, और तीसरा है अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व। यहाँ क्या किया जाता है, इन तीनों जंगलों में जो है टाइगर को पाला जाता है, टाइगर का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। आपका गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, निम्न में छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व कौन सा नहीं है। तो यह गुरु घासीदास जो है, ये छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व नहीं है। आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, और तीसरा है अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, ठीक। अब यहाँ देखिए, निम्न में कौन सा छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा नहीं है। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में जो है कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान है।
पहला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अचानकमार जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अचानकमार क्या है? ये अचानकमार जो है आपका एक तो बायोस्फीयर रिजर्व है और दूसरा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आपका राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो याद रखना राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 है, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो मैं भी बताया हूँ छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक, याद रखना। अब देखिए राल का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता? तो राल क्या होता है, पहले ये समझते हैं कि राल क्या होता है। ठीक है, तो जो आपका ये जो आपका क्या है, ये पेड़ है, ये किसका पेड़ है? ये पेड़ है आपका साल का पेड़। किसका पेड़ है? साल का, जिसे गांव में जो है सरई भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस साल का पेड़ में जो है यहाँ पर हल्का हल्का खोद देते हैं। इसे क्या करते हैं, इस पेड़ को हल्का हल्का खोद देते हैं। जब खोद देते हैं पेड़ को ना हल्का हल्का, तो वहाँ पास में इसका लट निकलता है। लट बोलते हैं गांव साइड, या जिसे हम उसका रस भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो साल का जो रस निकलता है, इसी रस को क्या कहते हैं? इसी रस को जो है हम राल कहते हैं। क्या कहते हैं? राल। ठीक है, और इस राल का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता? तो याद रखना राल का उपयोग जो है साबुन बनाने के लिए नहीं किया जाता। किसमें? साबुन बनाने में। बाकी राल का उपयोग जो है धूप बत्ती बनाने में होता है। धूप बत्ती क्या होता है? अगरबत्ती की तरह ही होता है धूप बत्ती। दूसरा दवाई बनाने में भी इस राल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो साल का जो रस होता है ना, वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझिए कि उसका उपयोग जो है धूप बत्ती बनाने में होता है, दवाई बनाने में होता है, और जूता को पॉलिश करने वाले जो जूता पॉलिश करते हैं ना, उसको बनाने में भी इस राल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, साबुन बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता। साबुन बनाने के लिए जो है साल के जो छिलके होते हैं, क्या होते हैं? साल के छिलके और पत्ते, उसका उपयोग जो है साबुन बनाने में किया जाता है। उसके रस का उपयोग नहीं किया जाता, इसे याद रखना। ओके, अब आगे देखिए, साल वृक्ष पर खांचे बनाकर इसका रस निकाला जाता है, इसे खालिस्तान कहते हैं। तो मैं आपको बताया था कि साल वृक्ष में क्या करते हैं, हम खांचे बना देते हैं और वहां से जो रस निकलता है उसे क्या कहते हैं? उस रस को जो है राल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस रस को राल कहा जाता है। ओके, अब आगे देखिए, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय कहाँ है? जिसे याद रखना, ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संग्रहालय है। क्या है? सबसे बड़ा संग्रहालय और सबसे प्रसिद्ध संग्रहालय। ये कहाँ है? तो ये है रायपुर जिला में। कहाँ है? रायपुर में है, याद रखना। महंत गुरु घासीदास स्मारक संग्रहालय कहाँ है? ये है आपके रायपुर जिला में। ठीक, अब यहाँ देखिए, तालाबों का नगरी कहा जाता है। तो तालाबों की नगरी किसे कहा जाता है? तो याद रखना, तालाबों की नगरी जो है ना, रतनपुर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रतनपुर में बहुत सारे तालाब हैं। इतने सारे तालाब है ना कि यहाँ बहुत सारे तालाब हैं। ठीक है, जो पहले जमाने के जो राजा महाराजा लोग थे, वो लोग बहुत ज़्यादा तालाब बनवाए थे रतनपुर में। ठीक है, इसलिए रतनपुर को तालाबों की नगरी कहा जाता है। ओके, अब देखिए, कौन सा मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है? तो याद रखना, ह्यूमस वाली दोमट मिट्टी व जड़ोड़ मिट्टी ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, ये आपका जहाँ पास ये ह्यूमस आ जाएगा ना, ह्यूमस वाली मिट्टी वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो याद रखना, ह्यूमस वाली दोमट मिट्टी व जड़ोड़ मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा और अगर काली मिट्टी दिया रहेगा, ठीक है, अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा, इसकी जगह पे अगर काली मिट्टी रहेगा तो काली मिट्टी को आपको मारना है। ओके, है समझ में? अब आगे देखिए, पानी में चलने वाले साधन नहीं है। ठीक है, क्या बोला गया? पानी में चलने वाले साधन नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है नाव। ये होती है आपका नाव। ठीक है, जिसको गांव में क्या बोलते हैं? डोंगा। ठीक है, ये होती है नाव। स्टीमर, जो छोटा जहाज होता है, इसको बोला जाता है स्टीमर। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं स्टीमर। ये आप देख रहे हो चित्र में क्या है? ये जो है स्टीमर है। ओके, तीसरा बोलते हैं जहाज। ये है आपका जहाज। ठीक है, इसको बोलते हैं पानी जहाज, इसको खाली जहाज भी बोलते हैं। तो जो बड़ा सा जहाज है इसको बोलते हैं जहाज। ठीक है, वायुयान, तो ये है आपका वायुयान। जो हवाई जहाज होते हैं इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है वायुयान। किसको? हवाई जहाज को। तो पानी में चलने वाला साधन कौन सा नहीं है? तो यह आपका वायुयान।
आपका सही आंसर होगा ये पानी में नहीं चलता, ये जो है हवा में चलता है। ओके, अब देखिए पुलिस थाना का डायल नंबर क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए गाड़ी दिख रहा है, ये है आपका पुलिस गाड़ी, इसमें क्या लिखा है 100। ठीक, तो याद रखना पुलिस थाना का डायल नंबर क्या है, 100 नंबर है। कभी धोखा से अपने फोन में 100 नंबर डायल मत कर देना, नहीं तो पुलिस वाले के पास लग जाएगा। आया समझ में? तो 100 नंबर पे डायल मत करना, नहीं तो पुलिस वाले के पास लग जाएगा। अब देखिए फायर ब्रिगेड का डायल नंबर क्या है। तो फायर ब्रिगेड क्या होती है, जब कहीं पास आग लग जाती है, ठीक है, क्या होती है, कहीं पास आग लग जाती है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, आग लग गया है, तब हम सहायता के लिए क्या करते हैं, हम सहायता के लिए जो है फायर ब्रिगेड वाले को बुलाते हैं। क्या करते हैं, सहायता के लिए इस फायर ब्रिगेड वाले को बुलाते हैं। ये लोग जो है आग बुझाने का काम करते हैं, फायर ब्रिगेड वाले लोग। ठीक है, तो ये जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, इनका डायल नंबर क्या होती है, इनका डायल नंबर होती है 101। ठीक है, अगर हम फोन में 101 नंबर लगा के कॉलिंग करेंगे तो फोन कहाँ लग जाएगा, ये फोन लग जाएगा फायर ब्रिगेड वाले के पास। ये उन लोग का गाड़ी है, ये लाल रंग दिख रहा है ना, ये क्या है, उन लोग का गाड़ी है, और ये जो है फायर ब्रिगेड वाले हैं। ये लोग क्या करते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं। ओके, यहाँ देखिए शिल्पकारों द्वारा लोक शिल्प बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पास लोक शिल्प, ठीक है, लोक शिल्प यानी कि क्या होती है, जो खिलौने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो ये हाथी, ये क्या है, खिलौने हैं, इसको क्या बोलेंगे, लोक शिल्प बोलेंगे। ये हनुमान जी का जो मूर्ति बनाया क्या है, आपका लोक शिल्प है। ठीक है, तो जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोक शिल्प। ठीक है, और जो लोक शिल्प बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शिल्पकार। ठीक है, तो शिल्पकारों के द्वारा लोक शिल्प बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो शिल्पकारों के द्वारा जो है मिट्टी से भी बनाया जाता है, ठीक है, लकड़ी से भी बनाया जाता है, और धातु से भी बनाया जाता है, उपरोक्त सभी। यानी कि जो आपका लोक शिल्प है वो किससे बनता है, मिट्टी से भी बनता है, लकड़ी से भी बनता है, धातु से भी बनता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों आंसर सही है। आया समझ में? तो सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अब देखिए लोक शिल्प बनाने वाले को क्या कहा जाता है, तो याद रखना जो लोग लोक शिल्प बनाते हैं उसे शिल्पकार कहते हैं। क्या कहते हैं, शिल्पकार। लोक शिल्प यानी कि ऐसे खिलौने वगैरह, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम शिल्पकार कहते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए ईमेल का पूरा नाम क्या है, इसे याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईमेल का पूरा नाम, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखना ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिक मेल। क्या होता है, इलेक्ट्रिक मेल। ठीक है, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल मेल। तो इलेक्ट्रिकल किसको बोलते हैं, जो बिजली के सामान होते हैं ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जो आपकी टीवी वगैरह के जो पार्ट से होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ईमेल का पूरा नाम क्या है, ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रिक मेल। क्या है, इलेक्ट्रिक मेल। ठीक, मड़वा महल कहाँ है, तो याद रखना मड़वा महल है भोरम देव में। ठीक है, अब देखिए इसका नाम मड़वा महल क्यों पड़ा था, इससे पहले समझ लेते हैं। तो जो भोरम देव के जो राजा थे उन्होंने क्या किया था, यहीं पर जो है शादी किया था। क्या किए थे, यहीं पर जो है शादी की थी, इसलिए जो है इसे क्या कहते हैं, इसे जो है मड़वा महल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए इसे जो है मड़वा महल कहते हैं। और ये कहाँ है, ये मड़वा महल जो है हमारे भोरम देव में है। ठीक, महामाया मंदिर कहाँ है, तो याद रखना महामाया मंदिर रतनपुर में है। ठीक है, कहाँ है, रतनपुर में। एशिया का सबसे बड़ा चर्च कहाँ है, तो एशिया का सबसे बड़ा चर्च है कुनकुरी में। कहाँ है, कुनकुरी, जो कि छत्तीसगढ़ में है और जसपुर जिला में है। क्या है, कुनकुरी, यहाँ जो है एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल कहाँ है, तो याद रखना कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल कुदुरमाल है। क्या है, कुदुरमाल। यहाँ पास आप का से स्टार्ट हुआ कबीर और का से स्टार्ट हुआ कुदुरमाल, इसे आप इससे याद रख सकते हो। कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल क्या है, कुदुरमाल। ठीक है, यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ का ऊंचा जलाशय। ऊंचा यानी कि जो ऐसे होंगे इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे ऊंचा, और जो इस तरह से होगा, ठीक है, इसे बोलेंगे लंबा। ठीक, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लंबा। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे, ये है आपका ऊंचा। ठीक है, तो जो इस प्रकार से जो ऊंचा बांध है उसे वो क्या है, वो है आपका बांगो बांध। क्या है, बांगो। ठीक है, जो ऊंचा बांध बोलेंगे तो क्या याद रखना, बांगो, जो कि कोरबा जिला में है। और अगर लंबा बोला जाएगा, लंबा यानी कैसे लंबाई में, ठीक है, तो वो आएगा आपका गंगरेल बांध। कौन सा आएगा, गंगरेल बांध। ठीक है,
अब देखिए छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है। तो चित्तौड़ क्या था, चित्तौड़ जो है एक किला था, किला, ठीक है। वैसे छत्तीसगढ़ में भी एक मजबूत किला कहाँ था, तो वो था आपका लाफागढ़ में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है लाफागढ़ को। किसे कहा जाता है, लाफागढ़, ठीक है। महिषासुर मर्दनी मंदिर कहाँ है, तो याद रखना महिषासुर मर्दनी मंदिर जो है तुम्माड़ में है। कहाँ है, तुम्माड़, ठीक है। तुम्माड़ में क्या है, महिषासुर मर्दनी का मंदिर है, जो कि दुर्गा माता का मंदिर है, महिषासुर मर्दनी, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है, कश्मीर यानी कि पर्वत वाला क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है चैतुरगढ़ को। किसे कहा जाता है, चैतुरगढ़, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा चैतुरगढ़, ओके। अब देखिए प्रसिद्ध राजीव लोचन का मंदिर कहाँ है, तो प्रसिद्ध राजीव लोचन का मंदिर है राजिम में। कहाँ है, राजिम। तो आपको नाम भी याद रखना है, ये स्टार्ट किससे हुआ है, रा से, तो ये भी कहाँ होगा, ये होगा राजिम में, ठीक है। तो प्रसिद्ध राजीव लोचन का मंदिर कहाँ है, ये है आपका राजिम में, ठीक। तीरथगढ़ किस जिला में है, तो याद रखना तीरथगढ़ जो है ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है, ऊंचा, ऊंचा यानी कि इस प्रकार से ऊंचा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ किस जिला में है, तो सॉरी तीरथगढ़ किस जिला में है, तो तीरथगढ़ जो है आपका बस्तर जिला में है। कहाँ है, बस्तर जिला में है तीरथगढ़, ठीक। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका तीरथगढ़। कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़, ठीक। ये है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। ये देखिए कितना ऊंचा है, ठीक है। ये है ना, ये जमीन से लेकर के जो ऊंचाई है ये क्या है, सबसे अधिक यहीं का है तीरथगढ़ जलप्रपात का, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात, ठीक है। चौड़ा यानी कि आपका ये वाला एरिया चौड़ा, इतना बड़ा चौड़ा, तो कहाँ का है ये, तो ये आएगा आपका सही आंसर होगा चित्रकूट। क्या होगा, चित्रकूट, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है चित्रकूट का, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, जब किसी पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय बल के प्रभाव में परवलयाकार पथ पर गति करने लगता है। और ये जो गति होती है, ठीक है, इस प्रकार से ये जो फुटबॉल जो है जो गति कर रही है, इस प्रकार से इस गति को हम क्या कहते हैं, इस गति को जो है हम प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं, इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो जो वस्तु जो है परवलयाकार पथ में गति करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इस गति को जो है हम प्रक्षेप गति कहेंगे, ठीक है। तो जो वस्तु परवलयाकार पथ में गति करेगा उसे क्या कहेंगे, हम प्रक्षेप गति कहेंगे, ठीक। यहाँ देखिए जब कोई पिंड नियत समय अंतराल पश्चात अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है तो उसमें होने वाली गति को खाली स्थान कहते हैं। जैसे कि आपका क्या घड़ी है, तो घड़ी का सुई जब यहाँ पास आएगा, है ना, 12 में आएगा, फिर क्या करेगा, और जो है उसी गति से ही फिर जो है वापस घूम के आएगा, है ना। और हर 60 सेकेंड में क्या करेगा, ये जो है यहाँ पास जो है पहुँच जाएगा, फिर घूमेगा, मतलब एक निश्चित समय में क्या करेगा, यहाँ पास पहुँच जाएगा, उसके बाद फिर से घूमेगा। तो इस प्रकार का जो गति होता है, जैसे कि आपको घड़ी का सुई की गति होती है, ये क्या है, ये जो है आपका आवर्ती गति होती है। क्या होती है, आवर्ती गति होती है। आया समझ में। अब चलिए आगे देखिए, दूरी का एसआई मात्रक क्या है। ये जो एसआई मात्रक होती है ना, ये क्या होता है, एसआई मात्रक जो है किसी को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली होता है, यानी कि उसी मान को जो है सारी जगह पे माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली का मतलब है कि पूरी दुनिया में हर जगह जो है उसको माना जाता है, ठीक है। तो इसी दूरी का एसआई मात्रक क्या है, तो याद रखना दूरी को जो है उसका एसआई मात्रक है मीटर। क्या है, मीटर, ठीक है। बाकी दूरी को जो है किलोमीटर से भी मापा जाता है, सेंटीमीटर से भी मापा जाता है, गज से भी मापा जाता है और मीटर से भी मापा जाता है, लेकिन एसआई मात्रक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, ठीक है। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या है, मीटर है। क्या है, मीटर, ठीक। भार या वजन का एसआई मात्रक क्या है, तो याद रखना भार या वजन का एसआई मात्रक है किलोग्राम। क्या है, किलोग्राम, ठीक है। हम भार या वजन को का जो है एसआई मात्रक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली किलोग्राम है, ठीक है। तो ये थे आपके प्रश्न जो है जो आपके गलत हुए थे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।